हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को अर्जुन सुपर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग के लिए मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का लेके आया हूँ। पहला चैप्टर का प्रकाश का परिवर्तन का। अगर इस वीडियो पर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पूरी शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखिए, क्योंकि 2025 में पहला चैप्टर से प्रकाश के परिवर्तन से यहीं से 50 वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न में से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो पर आए तो शुरू से अंत तक देखिएगा, अन्यथा फिर परीक्षा में पछताना होगा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आया है कि प्रकाश किसका रूप है। तो प्रकाश जो है किसका रूप है? प्रकाश ऊर्जा का रूप है। अगर जो भाई बी मान रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश गमन कैसे करता है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अगर जो भाई सीधी रेखा मान रहा है कि सर सीधी रेखा होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। अगर जो भाई ए मान रहा है कि ए होगा, उसका आंसर सही है। अगर निर्वात नहीं रहे तो उसके बाद फिर हवा में होगा, हवा से फिर जल में होगा और जल से फिर शीशा में होगा। मतलब सबसे कम शीशा में होते हैं प्रकाश की चाल और सबसे अधिक निर्वात में होते हैं। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर जो भाई सी मान रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। तो किसने ज्ञात किया बाबू? रोमर ने। अगर जो भाई सी मान रहा है कि सर सी होगा रोमर, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पूरा 55 प्रश्न है। अगर शुरू से अंतिम तक देख लेते हैं वीडियो तो आपको पहला प्रश्न प्रकाश के परिवर्तन से आने वाले 2025 में आपके प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। कहता है अगला प्रश्न, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिसका खुद का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त कहते हैं। इसका सही आंसर बी होंगे। जैसे सूरज या बिजली बल्ब है ना, ये सब का अपना खुद का प्रकाश होता है, जिसे ये प्रदीप्त वस्तु है। कोई दिक्कत? जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होते हैं उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। कहता है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? अदीप्त वस्तु कहते हैं। जिसका पास खुद का प्रकाश नहीं होते हैं उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? अदीप्त। और जैसे कुर्सी है ना, पुस्तक, ये सब क्या है? अदीप्त वस्तु है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर आगे। अगला कहता है कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं। कहता है कि जब एक बिंदु से किरण निकलकर फैलती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बाबू? इसका आंसर आप लोग बताइए। तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। मतलब जिससे प्रकाश एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैलती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो इसका आंसर सही क्या होंगे? बी हो जाएंगे। याद रखना है कि एक
एक बिंदु से प्रकाश निकलकर सभी दिशाओं में फैलती है, इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका सही आंसर बी होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 9वां प्रश्न की ओर। आगे है 9वां है बाबू कि वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका सही आंसर सी होंगे। मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो इस प्रकार के किरण को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए तो इसका सही आंसर सी हो जाएंगे, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ई वाला क्या हो जाएंगे? अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु से निकल कर सभी दिशाओं में फैलेगा तो अपसारी किरण पुंज। और कहता है इसमें कि वैसे किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलते हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इसका सही आंसर, एक मिनट, इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसका सही आंसर ए हो जाएंगे। जैसे एक समांतर दूसरे के सब जा रहा है कि नहीं, एक दूसरे के सब समांतर होंगे तो उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। तो इसका सही आंसर ए हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आपतन कोण किसके बराबर होते हैं? तो आपतन कोण हमेशा परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा परिवर्तन कोण। चलिए ये आपतन कोण और परिवर्तन कोण है ना, आपतन कोण हो गया, परिवर्तन कोण हो गया। तो आपतन कोण परिवर्तन कोण के हमेशा क्या होते हैं बाबू? बराबर होते हैं। अगर आपतन कोण 60 डिग्री तो परिवर्तन कोण भी 60 डिग्री। यदि आपतन कोण 30 डिग्री तो परिवर्तन कोण भी 30 डिग्री होते हैं। तो कहता है कि आपतन कोण किसके बराबर होते हैं? तो परिवर्तन कोण के। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परिवर्तन कोण कितना होगा? अब ये बताए हैं कि आपतन कोण परिवर्तन कोण बीच में अभिलंब, तो आपतन कोण 60 डिग्री तो परिवर्तन कोण भी 60 डिग्री। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। इसका सही आंसर ए हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 60 डिग्री हो जाएंगे। चलिए आगे है, कहता है प्रकाश के परिवर्तन का नियम है। तो प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या है? बात समझिए। कहता है कि तो अभिलंब हो गया, तो आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं और परिवर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। तो कोण आई और कोण आर हो जाएंगे, कोण आई और कोण आर हो जाएंगे। तो कहता है कि कोण आई बराबर कोण आर होते हैं, कोण आई बराबर कोण आर होते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। प्रकाश के परिवर्तन का नियम है कोण आई बराबर कोण आर। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सी, कोण आई बराबर कोण आर हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और जब सूर्य से जो किरण निकलते हैं उसमें 7 रंग निकलते हैं और उस 7 रंग को हम प्रिज्म के माध्यम से देख सकते हैं। और प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। याद रखना है, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। गिनिए, 1 गुरुपट्टी, 2 3 4, एक नीचे, कितना हो गया? 5 हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो याद रखना श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। सही आंसर ए होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। देखिए सूक्ष्मदर्शी का यहाँ एक क्या ले ली हैं? ये सूक्ष्मदर्शी लेके दिखा रहे हैं, यही सूक्ष्मदर्शी है। ऐसे छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा बड़ा देखा जा सकता है ना। तो ये कहता है यह वह यंत्र जिससे छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है वह यंत्र जिससे दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है उसे क्या कहते हैं?
उसे क्या कहते हैं? कहता है ये वह यंत्र जिससे दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी कहते हैं। दूरदर्शी को ही दूरबीन भी बोला जाता है। यही क्या है? दूरदर्शी है। इसी को दूरबीन भी बोल सकते हैं। दूर वस्तुओं को आसानी से हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर ए हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह मतलब ऐसे है, इसका अंदर के भाग कलय किया हो और परावर्तक सतह उठल हो तो उठल है, तो उत्तल उठ गया, उत्तल है ना। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं बाबू? उत्तल का दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहते हैं? मतलब जानिए ये परावर्तक है और अंदर की ओर धंसा हो, एक मतलब कि बाहर की ओर क्या किया हो? कलय किया हो, तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अवतल, एक मिनट, इस प्रकार के दर्पण को क्या कहते हैं बाबू? अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? अवतल दर्पण, ए हो बी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह एकदम समतल रहबे करेगा तो उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। तो इसका सही आंसर, एक मिनट, इसका सही आंसर हो जाएंगे भाई सी, समतल दर्पण। तो जो भाई समतल दर्पण मार रहा है कि सर समतल दर्पण होंगे, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहते हैं? अब क्या बताएं? तो अंदर की ओर धंसा होगा तो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। इसका आंसर बी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है जिस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, नहीं उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। तो जो भाई उत्तल दर्पण मार रहा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो साइड मिरर है, तो साइड मिरर में जो दर्पण का करते हैं वो भी उत्तल दर्पण होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होंगे? उत्तल दर्पण। चलिए तो जो भाई उत्तल दर्पण मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर सही है। ए आदमी देखिए दांत इस व्यक्ति को देख रहा है और डॉक्टर यहाँ अवतल दर्पण को क्या किया? पहन लिया और यहाँ बॉल लगा हुआ है, यहाँ से लाइट टकरा के यहाँ जाएगा, यहाँ से सीधा इसका दांत देखेगा, साफ लौकेगा, है ना। तो पहले ऐसा इस्तेमाल किया जाते थे लेकिन अब उतना कम है ना। चलिए तो कहेगा कि चिकित्सा क्षेत्र में, एक मिनट, चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है बाबू? अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? एक मिनट हम बंद कर देते हैं, फ्लाइट मोड में डाल देते हैं, फ़ोन आ रहा है ना। कहता है कि चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। एक मिनट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? अवतल दर्पण, आंसर ए हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है बाबू? तो अवतल दर्पण का। अगर अवतल दर्पण का इसलिए प्रयोग किया जाता है कि अगर छोटा छोटा भी दाढ़ी रहेगा तो अवतल दर्पण में दिखेगा तो बड़ा बड़ा दिखेगा जिससे दाढ़ी छूट ना जाए। तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। तो कोई पूछे कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण, आंसर बी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और 25वां प्रश्न आगे कहता है कि गाड़ी के न लग रहा है जी, एक मिनट देख लेते हैं, आवाज़ है नहीं। अरे मान लिया क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो हम बताते हैं। गाड़ी के, कहता है कि गाड़ी के जो आगे जो होते हैं, आगे मिनर यहाँ लग रहा है ना, ये गाड़ी के जो आगे जो बॉल है
वो गाड़ी के आगे जो ये लगा रहता है, कौन दर्पण लगा रहता है, तो इस दर्पण जो लगा रहता है बाबू, एक कौन दर्पण लगा रहता है, तो आपको बताना है उत्तल दर्पण लगा रहेगा। नहीं, एक क्वेश्चन ही नहीं लौक रहे हैं क्या है जी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं ना। ऐसे ही गाड़ी के हेडलाइट होगा। गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये हेडलाइट है, तो गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। याद रखना कि गाड़ी के में उत्तल नहीं अवतल का ही, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं, तो दर्पण की जो लंबाई को क्या कहते हैं, ये दर्पण की जो लंबाई होगा इसको द्वारक बोलते हैं। अगर जो भाई ए मान रहा है कि सर ये होगा, उसको आंसर सही है, द्वारक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो गाड़ी की लंबाई को क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, कहता है कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बाबू, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रधान अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे। मतलब वक्रता केंद्र सी हो गया, वक्रता केंद्र और ई पी है ना, इसे मुख्य अक्ष से जो गुजरेगा उसको प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान। तो वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे फोकस कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ ध्रुव हो गया, इसके मध्य में कौन होते हैं, फोकस होते हैं, एफ होते हैं। तो फोकस हो जाएंगे, तो बी आंसर हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होंगे, फोकस बी। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा, उसका सॉरी फोकस ना, फोकस दूरी में मार दिए, फोकस होगा, क्या होगा आंसर, फोकस होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फोकस इसका आंसर होगा। आगे 29वां क्वेश्चन है, कहता है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है बाबू, तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ये होगा, सीधा और छोटा प्रतिबिंब, उसका आंसर सही है। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनते हैं। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा इसका आंसर, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा बड़ा और छोटा प्रतिबिंब दोनों बनता है, बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। आप लोग देख रहे हैं कि बस व्यक्ति है, इसका प्रतिबिंब कैसा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहाँ उल्टा बन रहा है कि नहीं, तो कहता है यहाँ उल्टा बन रहा है। तो कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होते हैं। याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा। तो पर्दा पर किसको प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक को, वास्तविक को। वास्तविक को जो उल्टा होगा उसको हम पर्दा पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, वो सीधा। देखिए एक काल्पनिक है तो हमेशा इस लड़की का इमेज इस आईना में कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। चलिए तो सीधा हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कहता उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। याद रखना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। चलिए आगे, तो इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, धनात्मक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u
यू होते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर माइनस लगा देंगे तो लेंस को हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? तो बोलना है कि नहीं। क्या होगा? इसका आंसर नहीं होगा। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? नहीं, इसका आंसर नहीं होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छोटू। अगला प्रश्न है, कहता है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? तो अवतल दर्पण में। तो इसका आंसर सी हो जाएंगे, अवतल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गुरु दक्षिणा के रूप में कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छोटू। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एक वक्रता त्रिज्या के बिना संबंध है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एफ बराबर, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे आर बराबर 2F। आर बराबर 2F, इसका आंसर आर बराबर 2F होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है? अवतल होता है। अगर जो भाई अवतल मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो बताइए। इसका आभासी प्रतिबिंब समतल तथा उत्तल में बनेगा। तो इसका आंसर डी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो क्या होती है बताइए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएंगे आभासी तथा बराबर होती है। अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर डी होगा, उसको आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसका वक्रता त्रिज्या की होती है, कुछ होती है बाबू? तो बना आधी होती है। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर आधी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। तो एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा वास्तविक और हासित होगा। वास्तविक और हासित होगा। वास्तविक और हासित होगा, कोई दिक्कत? चलिए वास्तविक और हासित होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वास्तविक और क्या होगा? हासित होगा। चलिए आगे हम लोग। तो हासित का मतलब होता है छोटा, अवर्धित का मतलब होता है बड़ा, याद रखना। हासित का मतलब क्या होते हैं? छोटा। क्या होते हैं? छोटा, छोटा होगा। और अवर्धित का मतलब बड़ा होते हैं, न लिखने बन रहा है। तो अवर्धित का मतलब क्या होते हैं? बड़ा होते हैं, कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? वास्तविक और हासित। हासित माने छोटा, कोई दिक्कत? चलिए आगे। अवर्धित मतलब बड़ा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है ईंट है। तो ईंट क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। इससे क्या आर पार लौकेगा? नहीं। जिससे आर पार लौकेगा पारदर्शी, आर पार नहीं लौकेगा अपारदर्शी। जैसे तेल से घिंचा हुआ कागज, वो क्या हो जाएंगे? परभासी पदार्थ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? परभासी पदार्थ होंगे। है कोई दिक्कत? तो ईंट है अपारदर्शी पदार्थ है, कोई दिक्कत? इससे आर पार नहीं दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे बताइए? इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, अपारदर्शी, कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि एक उत्तल दर्पण को फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसके वक्रता त्रिज्या होगी। तो इसके वक्रता त्रिज्या कितना होगी बताइए? तो इसका वक्रता त्रिज्या कितना होगा? आप लोग निकाल के बताइए जल्दी। इसका सही आंसर हो जाएंगे 40 सेंटीमीटर। कितना हो जाएंगे? 40 सेंटीमीटर हो जाएंगे, कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्योंकि कहता है कि एक उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण ऐसी ना होगा जी। जब उत्तल दर्पण होगा तो इसका ऐसे होगा। तब मान लिया जाए कि 20 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इधर, है ना? नहीं लिखने में बन नहीं रहा है, बात समझिए। तो 20 और 20 40 हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, है ना? तो कहता है एक उत्तल दर्पण को फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसको वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएंगे? 40 सेंटीमीटर। याद रखना है 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा 40 सेंटीमीटर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में
किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो किस में मिल सकता है, इसका सही आंसर बताइए। तो इसका मिल सकता है अवतल दर्पण द्वारा। आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण द्वारा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो आंसर क्या हो जाएंगे? सीधा होता है। तो आंसर ए हो जाएंगे। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण निकल जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू? तो उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। आंसर डी होंगे, पारदर्शी पदार्थ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है बताइए? तो सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का व्यवहार करते हैं, है ना। तो ये सोलर कुकर है। इस सोलर कुकर में क्या है? नीचे बर्तन ही रखा हुआ, ऊपर से इस पर लाइट पड़ेगा तो इसमें गर्म होकर यहाँ क्या चिकन रहेगा, खाना पकना शुरू हो जाएंगे। तो याद रखना है कि उत्तल दर्पण में सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। रट जाना है अवतल दर्पण का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनती है कहलाती है। क्या कहलाती है? तो जो कोण बनेगा तो आपतन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। अगर जो भाई ए मारा है कि सर ये होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो होता है 1 से कम। क्या होगा? 1 से कम होगा। याद रखना 1 से कम। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? तो किसके सापेक्ष मापते हैं बाबू? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएंगे ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो कहाँ बनेगा? इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत पर। कहाँ? कहता है अनंत पर के फोकस पर के अनंत पर बनेगा। तब कहाँ कह रहा है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा? तो अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका आंसर बताइए। तो तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा करेंगे। चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी दबा लीजिए क्योंकि अंतिम क्वेश्चन है ना। कहता है एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। तो दर्पण कैसा होगा बताइए? तो दर्पण जो होगा समतल होगा। कैसा होगा? समतल। इसमें क्योंकि बराबर भी बनते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई चैप्टर के साथ।